हेलो एवरीवन, मैं विकास त्रिपाठी अभियान आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज कला से संबंधित मैं एक अन्य टॉपिक लेके आया हूं और निश्चय ही एक थोड़ा सा यूनिक है। और ये है यक्ष और यक्षी के बारे में, जिसमें मैं प्रमुख रूप से भारत की एक महान प्रतिमा, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रमुख प्रतिमा है, जो उनका नाम है दीदारगंज यक्षिणी। दीदारगंज यक्षिणी की हम अगर से फिगर की बात करेंगे, इनका जो एक व्यक्तित्व रहा है भारतीय मूर्ति कला में, अगर से मैं इनकी बात करूंगा, उसके पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यक्ष क्या है और यक्षिणी क्या है। हम इनकी कला को तब समझते हैं जब हम यक्ष के बारे में जानते हैं। निश्चित रूप से हमें पता है कि जो यक्ष और यक्षिणी है वो मानव सभ्यता या फिर मानव समाज और देव के मध्य जो एक देह रूप है, जो मानव की धन प्राण की रक्षा करती है, उसे यक्ष या यक्षी कहा जाता है। ठीक है। अभी इस प्रतिमा की अगर हम बात करें तो दीदारगंज यक्षिणी, इसको चमरधारिणी यक्षिणी भी कहते हैं। ठीक। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व या फिर हम कहें मौर्य काल के अनुसार जो इस प्रतिमा में जो एक गुण है, जो विशेषता है, वो मौर्यकालीन प्रतिमा में देखी जाती है। इसलिए जो कला विद्वान है उन्होंने माना इसको कि ये मौर्य काल की प्रतिमा है। कुछ लोग इसको तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं, कुछ प्रथम या फिर कुछ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। माध्यम क्या है इसका? माध्यम की हम बात करें तो ये बलुआ पत्थर, चुनार के बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। और जो मौर्य काल की विशेषता रही है प्रस्तर निर्माण में, वो है पॉलिश युक्त, और इसमें वही पॉलिश दिखाई देता है, इसलिए इसको मौर्यकालीन प्रतिमा मानते हैं। इनकी इस मूर्ति के पहले अगर हम मूर्ति कला की थोड़ी बात कर लें, निश्चय ही कला जगत में मूर्ति कला जो है एक विषय रहा है, पद्धति रही है कला निर्माण करने की, जिसमें क्या होता है कि जो कलाकार होता है वो अपनी भावनाओं को या फिर अपने एक अनुभव को क्या करता है, वो प्रतिमाओं में वो गढ़ता है। और जिससे क्या होता है, वो प्रतिमा एक तरीके से स्वभावतः बोलने लगती है। हम मूर्ति की पूजा करते हैं, तो मूर्ति की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो हमारी जो एक आस्था है, हमारा जो विश्वास है ईश्वर के प्रति, वो उसमें प्रदर्शित होता है, उसमें वो ईश्वर दिखाई देता है, इसलिए हम उस प्रतिमा की पूजा करते हैं। तो निश्चित रूप से यक्ष और यक्षी की प्रतिमाएं कब बनी, अगर हम ये बात करें तो मौर्य काल में या फिर प्रथम या द्वितीय तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के समय मौर्य काल में यक्ष और यक्षी की प्रतिमाएं देखने को हमें मिलती हैं। ये दैव प्रतिमाएं थी। हम ये जानते हैं कि इनका जो निर्माण हुआ वो एक तरीके से परंपरागत जो कला शैली है उसमें हुआ, जिसमें इनकी पूजा भी की जाती थी। और ये निश्चित है कि उस समय शायद अन्य देवी देवताओं का एक तरीके से उनका एक अस्तित्व नहीं रहा होगा आकार की दृष्टि से, अगर हम बात करें। तो इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजन की बात आती है तो हमें मौर्य काल या फिर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के समय हमें यही प्रतिमाएं या फिर यक्ष यक्षी प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। हम जानते हैं कि मौर्य काल की जो कला है उसको दो भागों में बांटा गया। एक जो राज आश्रित कला थी, और दूसरा है हम ये कह सकते हैं कि जो लोक कला थी या परंपरागत जो कला थी, जो जैसे कि यक्ष और यक्षी की जो प्रतिमाएं पूजी जाती थी समाज के तरफ से या फिर लोक जीवन की तरफ से, उसके अंतर ये कला मानी जाती है। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये प्रतिमा अपने आप में भारत की इसके अंदर वो एक तत्व विद्यमान है, जिसमें हम कह सकते हैं कि नारी की सुंदरता का एक तरीके से संपूर्ण उदाहरण है। अगर से हम इसकी बात करें तो इससे बड़ा एक प्रतीक एक नारी की जो सौंदर्य का है वो हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या है? शक्ति स्वरूप। नारी की सुंदरता तो है, तो और नारी की सुंदरता के साथ साथ इसमें एक शक्ति, जो दैवीय शक्ति का एक स्वरूप दिखाई देता है हमें मूर्ति कला में, जिसके कारण हम प्रतिमाओं के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, जिसके सामने हम प्रतिमाओं के सामने झुक जाते हैं, उनको माता मान के उनका पूजन करते हैं, वो भी दिखाई देता है। तीसरा मातृत्व का भाव। जब हम इनकी फिगर की बात करेंगे तो हम ये समझाएंगे कि ये कैसे हमें तीनों एक ही प्रतिमाओं में हमें प्रदर्शित होता है। मातृत्व का भाव आकार की दृष्टि से,
मातृत्व का भाव इसमें झलकता है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनको चमर धारणी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी दाहिने हाथ में आप देखेंगे तो एक चमर होता है। चमर हम अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है। आपने कहीं भी गुरुद्वारा में देखा होगा, वो एक जो हवा देने के लिए ऐसे लिए रहते हैं, या फिर तमाम ऐसे जगह आपने देखा होगा, उसको चमर बोला जाता है। तो इनके दाहिने हाथ में ये चमर है। आकृति उतनी अच्छी मैंने बनाई नहीं है जितना, क्योंकि ये प्रतिमा इतनी सुंदर है कि अगर मैं कितनी भी सुंदर इसका कॉपी बना दूं, वो फिर भी उतना स्पष्ट नहीं हो पाएगा। और संग्रह इनका पटना संग्रहालय में है। अब थोड़ा सा मैं इनके जब ये प्राप्त हुई थी ये प्रतिमा, तब का एक कथा सुना देता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ। हुआ क्या था कि लगभग 1917 में दीदारगंज, जो गंगा किनारे घाट पे एक पत्थर था। पत्थर क्या था? वो पत्थर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, और कुछ धोबी जो वहां पे कपड़े धोने आते थे, तो किसी धोबी हमेशा उसमें ही कपड़े अपने पीटा करते थे, जो पत्थर होता था। और उस पत्थर को हो सकता है किसी कारणवश उसको निकालने की इच्छा रही हो उसको, तो उसने निकाला। और जब उन्होंने निकाला उस पत्थर को, तो पूरा एक आदम कद का एक प्रतिमा थी, दैवीय प्रतिमा, वो निकलकर यक्षिणी के रूप में प्रदर्शित हो गई। लेकिन अब गांव वालों को इसका महत्व नहीं पता है, लेकिन उन्होंने इसको निश्चित ही उसको दैवीय माना। क्योंकि अगर हम ये समझें इस चीज को कि प्राचीन काल में जितनी भी प्रतिमाएं गढ़ी गई, उनमें एक हम ये कह सकते हैं देवत्व है। तो निश्चित रूप से गांव वालों ने इसको देवी माना, किसी ने दुर्गा माना, किसी ने कुछ माना, लेकिन पूजा अर्चन इसकी करने लगे। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI उसको पता चला, उन्होंने तुरंत अपने संज्ञान में लिया कि प्रतिमा है कैसी। क्योंकि प्रतिमा अपने आप में एक सुंदरता लिए हुए सुदृढ़ जो है कि, और एक तो चमक मौर्यकालीन पॉलिश की चमक हम सभी जानते हैं वो थी। लेकिन ग्राम वालों ने इसकी पूजा की था, बाद में इसको सरकार द्वारा ले लिया गया और इसको पटना संग्रहालय में रखा गया। तो ये एक छोटी सी एक कहानी थी इनको समझने की। अब हम बात करेंगे, अगर ये लाइन देखें किसी कला समीक्षकों का, इसमें लिखा हुआ है दीदारगंज यक्षी भारतीय कला के लालित और कलात्मकता का एक शिविर है। अब इससे परे कुछ हो ही नहीं सकता। स्त्री सौंदर्य उसकी पूर्णता का उदाहरण है। अब हम थोड़ा सा इनका एक फीचर है उसकी बात करेंगे। मैंने कहा कि स्त्री सौंदर्यता और इसकी पूर्णता का उदाहरण है। अब इनका एक फिगर देखिए, जिसमें आप देखेंगे उभार लिया हुआ शरीर, कमर को देखिए, कमर बहुत ही बीच से तो पतला है यहाँ से, लेकिन अब जैसे ही यहाँ जाता है वो फैल जाता है। आप इसमें ब्रेस्ट को देखिए, उभार लिए हुए। थोड़े से जब आप प्रतिमा को देखेंगे तो ये प्रतिमा हल्की से ऐसे झुकी हुई है, आगे थोड़ा सा झुकाव है इसका। क्यों है? तो ये प्रदर्शित करता है कि कलाकार जो भी रहा होगा, वो एक नारी की नारी की सुंदरता तो है नारी में, लेकिन जो लज्जा होती है नारी के अंदर, वो भी प्रदर्शित होता है, जिसके कारण वो स्त्री ऐसे करके झुकी हुई है। ठीक है, सुंदरता की हम जितनी ही तारीफ करें उतना ही इनके लिए कम होगा। क्योंकि जब मैं आपको वास्तविक इनका इमेज दिखाऊंगा तब आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर चमर दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन अब इनका जो बायां हाथ है वो खंडित है। अब जब इनको पीछे साइड से देखेंगे या फिर दाएं साइड से देखेंगे तो एक अलंकरण युक्त एक तरीके से सुंदर जो है जुड़ा बनाया गया है। आप देखेंगे, मैं फिगर में दिखाऊंगा कि एक जुड़ा है जिसमें एक डेकोरेशन है उसमें। तो नारी जब सुंदर कब लगती है? जब नारी की सुंदरता तो होती है, देह से होती है, विचार से होती है, मन से होती है, लेकिन जब वो अपना एक अलंकरण अपना करती है या फिर जब वो सजती है तो वो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो वो इसमें ये भी प्रदर्शित किया गया है। आप देखेंगे ये मालाएं हैं, जो भी ये ग्रीवा देखिए, ग्रीवा से जो ये माला स्तंभ के बीच से निकली हुई है ये प्रमुख है, और एक माला गले में ही है। वस्त्र को देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे लड़ियों से युक्त जो मेखला है वो प्रदर्शित है। तो ये एक तरीके से एक सुंदरता का एक प्रतीक है। कि दूसरा हम करते हैं शक्ति स्वरूप। निश्चय ही जब वो प्रतिमा मिट्टी से या फिर धरती से बाहर निकली तो सबसे पहले जो लोगों के अंदर भावना क्या आई, इनको पूजने क्यों है? क्योंकि जब आप इस प्रतिमा को देखेंगे तो आपको इस नारी की सुंदरता के साथ साथ ये निश्चय ही आपको एक दैवीय प्रतिमा लगेगी। तो इसलिए गांव वालों ने पहले उसको वही प्रतिमा समझा, उसको एक सामान्य महिला नहीं समझा,
उसको भी समझा ये एक दैवीय स्वरूप है, या फिर दुर्गा है, या फिर किसी का स्वरूप है। तो ये कि शक्ति का जो स्वरूप है, ये में पूर्ण रूप से दिखाई देता है मातृत्व का भाव। मातृत्व का भाव कैसे है, आप जब भी फिगर देखें एक तरीके से, जब हमारे जो समाज है, हमारा जो भी मानव समाज है, इसमें उम्र के हिसाब से हम ये निश्चित तौर पे जानते हैं, उम्र के हिसाब से एक तरीके से जो भावनाएं हैं वो बदल जाती हैं। आप उम्र से पता लगा सकते हैं, या फिर आप आकार देख के पता लगा सकते हैं कि ये इनका एक उम्र क्या होगा। जैसे अगर से मैं बात करूं, आप कुमारी नर्तकी जो सिंधु सभ्यता से नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई, अब उसका एक जो फिगर है उसमें आप देखें, उसमें निश्चय है उसका शरीर का विकास जो है वो पूर्णतः नहीं है, बट लेकिन विकसित हो रहा है। तो एक तरीके से उसको इसलिए कुमारी की प्रतिमा कहा गया है। इसमें आप देखेंगे उसका एक तरीके से पतला शरीर है ना, तो सारा कुछ उसमें दिखाई देता है। लेकिन जब हम इस प्रतिमा की बात करते हैं तो इसको मातृत्व भाव तो है ही। जब शक्ति स्वरूप की बात आ जाती है, जब हम उसको शक्ति मान लेते हैं, जब हम उसको देवी मान के उसका पूजन करते हैं, तो निश्चय वो मातृत्व अपने आप, वो उसके अंदर मातृत्व की भावना आ गई, वो माता हो गई। लेकिन जब हम फिगर पे आते हैं तो आप देखेंगे जब जो माताएं होती है, जो हमारी माँ होती है, हमारे माता समान जो समाज में होती है, जब आप उनकी आकृति देखेंगे, वो क्योंकि ये नग्न है प्रतिमा, ये प्रतिमा तो नग्न है, लेकिन इस आकृति को देखने के बाद भी एक नग्नता में जो अश्लीलता है वो प्रदर्शित नहीं होता, वो दिखाई नहीं देता। जब हम इस प्रतिमा को नग्न है फिर भी जब हम देखेंगे और सुंदरता से परिपूर्ण है, नारी की जो सुंदरता है शरीर की उससे भी परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी जब हम इस प्रतिमा को हम देखते हैं तो हमें केवल माता इसमें दिखाई देती है। एक माता का जो भाव है वो दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब हम हमारी जो माताएं हैं, जो उम्र होता है माताओं का, उसमें आप देखेंगे कि उनका जो फिगर होता है, आप देखेंगे ये जो 3 लाइन है वो लाइन बनना प्रारंभ हो जाता है। ये जो कमर के पास लाइन है वो बनना प्रारंभ हो जाता है, ये चौड़े हो जाते हैं, ये जो आकार, ये जो पोस्टर है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो माता है। हमारा जो व्यवहार है वो उनके साथ एक पुत्र का ही रहेगा। तो ये माता का भाव पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है, ये मैं कहूंगा। ये 3 इनके प्रमुख जो इनका एक इनके फिगर में जो व्यक्तित्व दिखाई देता है वो है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अद्भुत मैं कहूंगा ये प्रतिमा भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में है। अब मौर्य काल और गुप्त काल में जो मूर्तिकला और स्थापत्य कला की काल की मतलब अनुसार एक तरीके से एक चरम उत्कर्ष का काल था, क्योंकि भारतीय जो मूर्तिकला का इतिहास है निश्चित रूप से हम जानते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके मिलने के साथ साथ वो सिंधु घाटी से वो प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो एक तरीके से प्रतिमाओं में एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रस्तर प्रतिमाओं में जो एक विकास हुआ, जो एक चरम दिखाई देता है, वो मौर्य काल से ही दिखाई देता है। और मौर्य काल की जो प्रतिमा है उसका एक अपनी विशेषता रही है। जैसे आप देखेंगे जो उनमें एक पॉलिश है, चाहे आप वो सारनाथ का सिंह स्तंभ देख लें या फिर किसी भी प्रतिमा को देख लें, या फिर यक्ष उनका तो सबसे बड़ा उदाहरण है। पर इसके अलावा भी अन्य और यक्षियों की प्रतिमाएं, तमाम यक्षियों की प्रतिमाएं मिलती रही हैं, क्योंकि मौर्य काल में हम देखते हैं कि अन्य देवी देवताओं का जो अंकन है उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से जो ये देवी देवताओं का जो पूजन होता था वो यक्षी के रूप में ही हमें मिलता है। इसमें आप परगम यक्ष देख लें जो मथुरा संग्रहालय में है, या फिर तमाम ऐसे जो भी सांची या भरौद के स्तूप पे बने यक्ष प्राप्त हैं उनको देखें। लेकिन निश्चित रूप से ये जब हम चावलधारणी यक्षिणी की बात करते हैं या फिर दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी बात करते हैं, तो ये भारतीय कला जगत में एक अद्भुत जो चरम दिखाई देता है मूर्तिकला में, वो यहाँ से प्रदर्शित होता है। थोड़ा सा इनके आभूषण की बात कर ले हम, तो मैंने पहले कहा कि जब मैं फिगर दिखाऊंगा तो आप देखेंगे उसमें कि एक अलंकरण युक्त जुड़ा है, तो नारी सुंदरता को निश्चित रूप से नारी की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। आगे देखेंगे ये गोल, ये मांग टीका है, मांग टीका बोलते हैं आप। और ये बिहार और जब उत्तर प्रदेश की बात हम करते हैं, क्योंकि ये प्रतिमा जो है वो बिहार से प्राप्त है, तो प्रतिमा पहली बार जब हम भारतीय मूर्तिकला की किसी भी प्रतिमाओं या फिर कभी किसी की भी प्रतिमाओं को देखते हैं या फिर वो जब वो प्राप्त होते हैं तो वो उसका गुण तो बताता ही है,
वो प्रतिमा का जो गुण है उसको तो प्रदर्शित करता ही है, लेकिन उस समय का जो तत्कालीन समाज होता है उसका एक रहन सहन, उसका एक कल्चर जैसे रहा होगा, क्या वो लोग पहनते होंगे, कैसे रहते होंगे, उसका भी प्रदर्शन निश्चित रूप से करता है वो। तो मांग टीका है इनमें, ये मांग टीका है आगे। अब और हम बात करें बिहार या फिर उस समय के मगध, पाटलिपुत्र या फिर उत्तर प्रदेश की, तो जो महिलाओं में इन समाजों में क्या होता है, जो महिलाओं में मांग टीका जो होता है वो बहुत प्रमुख रूप से एक विशेष आभूषण हम कह सकते हैं, वो आज भी पहना जाता है। कान में झुमके की बात करें, एक सामान्य भाषा झुमका ही है। तो आप देखेंगे, आप अपने परिवार में दिन खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में ही बात करेंगे, क्योंकि जो एक यक्ष यक्षिणी की एक पूजन का जो एक सबसे अधिक जो विस्तार हुआ है वो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे इन आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक हुआ है। आज भी अगर से हम देखें तो पहले तो ये प्रतिमाओं के रूप में था, जो एक मानवीय रूप आकार में है, जैसे परखम यक्ष जो मिला, चबरधारणी जो यक्ष मिली, यक्षिणी मिली। तो अब हम जब देखते हैं गांव में, तो ये तमाम लोग अभी अगर से हम देखेंगे ये कि जैसे हम बात करें ग्राम देवता की, तो वो वही लोग हैं। अब एक तरीके से एक सिंबॉलिक जो हम देखते हैं गांव में जब हम भी जाते हैं, तो एक सिंबॉलिक जैसे त्रिभुज नुमा जो एक पिंडी नुमा जो त्रिभुज है उसकी आकृति हमें दिखाई देती है, वो उसे हम बरम बाबा या फिर डी बाबा के रूप में पूजन करते हैं। तो वो आज भी गांव में प्रचलन है उसका। ठीक, तो ये जो यक्षिणी है, हम इनके मांग टीके की बात करें, ये जो गले में ग्रीवा से जो ये माला है वो देखें, ये तो और जो सुंदरता का जो एक हम ये कहेंगे जो इनका एक ब्रेस्ट है उसके उभार को और ज्यादा प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि ये जो माला है ये दोनों ब्रेस्ट के मध्य से जो ये निकलता है, तो ये और भी सुंदरता को निखर बनाता है। लेकिन मैं ये बार बार कहूंगा कि जब हम ये फिगर को निश्चित रूप से देखते हैं तो हमें एक मातृत्व का भाव इसमें दिखाई देता है, देवी का भाव दिखाई देता है, इसमें कोई भी अश्लीलता नहीं है। ठीक है, अब मैंने इसकी बात की, जो लाइन है ये प्रमुख रूप से इनकी जो शरीर का एक जो उम्र का एक हम ये कह सकते जो प्रतीक है, एक सिंबल है, वो प्रदर्शित करता है। ऊपरी भाग निश्चित रूप से खुला हुआ है, लेकिन कमर के नीचे से इन्होंने वस्त्र धारण किया हुआ है। मेखला की बात मैंने की, ठीक है, ये और नीचे पैर देखिए, पैर के नीचे बहुत जो पायल होता है वो बड़ा पायल होता है। निश्चित रूप से ये सारे कुछ उस समय जो तत्कालीन समाज का जो रहन सहन था महिलाओं का, उसको भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, बायां हाथ इसमें खंडित है, चेहरा में वही आभा, मैंने कहा वही आभा है, वही एक तेज है चेहरे में, चेहरा और फूला हुआ है। और जब भी हम शरीर को देखते हैं तो शरीर एकदम निश्चित रूप से स्वस्थ है। तो स्वस्थ हो सकता है तत्कालीन समाज में लोग स्वस्थ रहते हो, तो उस तरीके से उस समय का जो शारीरिक स्वस्थ स्वरूप है उसको भी प्रदर्शित करता है। चबर हाथ में लिए हुए है। जब हम इस फिगर को पीछे से देखते हैं, और सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता मौर्य काल की रही कि जो एकल प्रतिमाएं ऐसी प्राप्त हुई हैं, आप उनको देखेंगे तो वो चारों तरफ से कार्व है। ऐसा नहीं है कि मतलब सामने से वो कार्व है, पीछे से कार्व नहीं है, फ्लैट है। बहुत प्रतिमाओं में आप देखते हैं वैसा नहीं प्राप्त होता है, लेकिन ये प्रतिमाएं जो है वो चारों तरफ से आप इनको राउंड, हम इसको बोलते हैं राउंड स्कल्पचर, वो चारों तरफ से हम इसको कार्व हुआ और उतना ही जो काम है वो इसमें प्रदर्शित किया गया। आप पीछे से भी देखेंगे तो पीछे से भी पूर्णतः इसमें दिखाया गया कार्य। ठीक है, और झुमके की बात मैंने की, इनके जो नीचे मोटे मोटे पायल है उसकी बात करें, इसको कड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसकी बात मैंने की। ये पेडिस्टल था, इसी यही पेडिस्टल है जो एक हम अगर से इसको उल्टा कर दे इस प्रतिमा को, तो ये जो पेडिस्टल था वही धरती के ऊपर था, जिसके बाद खुदाई के दौरान ये पूरी प्रतिमा जो है सामने आई। अभी ये प्रतिमा कहाँ है? ये प्रतिमा मैंने कहा पटना संग्रहालय बिहार में ही है। ठीक है, तो ये रहा पूरा एक व्यक्तित्व है जो कि दैवीय स्वरूप लिए, माता का स्वरूप लिए ये यक्षिणी का, और ये दीदारगंज यक्षिणी है, इनको चमरधारणी यक्षिणी भी कहते हैं। तो हम आगे और भी एक अन्य वीडियो या फिर अन्य कोई प्रमुख प्रतिमाओं के बारे में, किसी कलाकार के बारे में लेके आएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कोई भी प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से इस पे हमें कमेंट करें, हम उसका उत्तर देंगे। ठीक है।